अमेरिका जो है वो ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है। पेट्रो डॉलर जो है ये अमेरिकन इकॉनमी है, इसका बैकबोन है। बेसिकली ये सिर्फ तेल और डॉलर की जंग है। इस वॉर का जो रूल है ना वो सिंपल है, ऑयल को कंट्रोल करो, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करो, पेट्रो डॉलर को कंट्रोल करो। इसराइल जो है वो रिप्लेस करना चाहते हैं अमेरिका को। ईरान क्या चाहता है? ईरान को ये पता है कि मैं जंग जीत नहीं सकता। यूएस को अपने जो फौजी हैं वो ग्राउंड के ऊपर भेजने पड़ेंगे ये जंग जीतने के लिए। तो सऊदी अरब और यूएई इस जंग में कहाँ खड़े हैं? दे आर वीक। अमेरिका जब भी किसी ऐसी जंग में कूदा है जहाँ पे उसको नुकसान हुआ है, जैसे वियतनाम को आप ले लें, आप इराक को ले लें, आप अफगानिस्तान को ले, 60 to 80% रेशियो है इस वक्त जो ईरान मिसाइल फायर कर रहा है वो वहाँ पे गिर रहे हैं क्योंकि इंटरसेप्टर्स नहीं है। अब ये एक बड़ी कॉस्टली जंग है अमेरिका के लिए जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स वाई उनको कंट्रोल चाहिए ऑयल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, this is me Pasha Sheikh and today we will discuss about US-Iran war and we have Mr. Umar Sani with us, so let's discuss. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अमेरिका ये जंग जीत सकता है? अच्छा, इसमें ना दो मुतज़ाद राय हैं। पहली बात ये है कि हमेशा लोग जो हैं वो कहते हैं कि एक वो जो कहते हैं और दूसरा वो जो चाहते हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका क्या चाहता है और अमेरिका क्या कहता है। तो पहली चीज़ जो अमेरिका कहता है वो ये कि उसने ईरान जो वॉर है वो इसलिए शुरू की क्योंकि उसे अमेरिका ईरान के अंदर डेमोक्रेसी चाहिए, उसे मिडिल ईस्ट के अंदर पीस चाहिए और उसे जो ईरान के जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो उसको ख़त्म करने थे। ये वो कहता है जिसकी वजह से उसने ये जंग शुरू की। अब उस पे आते हैं कि वो चाहता क्या है। अमेरिका जो है वो ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है उसको कंट्रोल करना चाहता है और जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है वो फाउंडेशन है पेट्रो डॉलर सिस्टम का, जो कि अमेरिका की पेट्रो डॉलर जो सिस्टम है वो फाउंडेशन है अमेरिकन इकॉनमी का। तो वो इसलिए जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है वो सबसे पहले उसको कंट्रोल करना चाहता है। दैट इज़ द मेन रीज़न। सर पेट्रो डॉलर क्या है? पेट्रो डॉलर जो है ये जो अमेरिकन इकॉनमी है इसका बैकबोन है, ठीक है। और पेट्रो डॉलर ये है कि 1973 के अंदर एक मुआहिदा हुआ जिसके अंदर ये है कि जितनी भी ग्लोबल ऑयल सप्लाई है उसकी जो ट्रेड होगी वो डॉलर में होगी, जिसको कहते हैं कि पेट्रो डॉलर। और पेट्रो डॉलर वो है जो अमेरिकन इकॉनमी की बैकबोन भी है और इसके बगैर जो अमेरिकन आर्मी है, जो अमेरिका जितने हथियार बनाता है, जो अमेरिका का जो भी फ़ौजी ताकत है वो इस पेट्रो डॉलर के बगैर जो है, इवन अमेरिका की जो इकॉनमी है वो आप समझ लें कि इस पेट्रो डॉलर के बगैर कुछ भी नहीं है। वो सारे का सारा धड़ाम से गिर जाएगा अगर पेट्रो डॉलर सिस्टम ना रहा तो। दैट्स वाई उनको एक कंट्रोल चाहिए ऑयल के ऊपर। जितनी भी आपकी ऑयल की ग्लोबली जितनी भी ऑयल की ट्रेड होती है उसके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल जो है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये सिर्फ तेल और डॉलर की जंग है। अच्छा, इस वॉर का जो रूल है ना वो सिंपल है, ठीक है। आप ऑयल को कंट्रोल करो, आप मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करो और आप पेट्रो डॉलर को कंट्रोल करो, ठीक है। ये इस वॉर का सिंपल रूल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अमेरिका को इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। उसको पता है कि ईरान के अंदर कोई उसने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनकी, उसको उसने कोई हिट नहीं किया, कोई उसने जितनी भी बॉम्बिंग की है, जो भी चीज़ें की हैं, लेकिन ये अमेरिका को पता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि इतने बड़े ईरान को कंट्रोल करना किसी भी तौर पे आसान नहीं। इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये तीन चीज़ें हैं कि मिडिल ईस्ट को आपने कंट्रोल करना है, वहाँ पे अपनी जो इजारादारी है वो कायम रखनी है, जो ऑयल की जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, जितना भी ऑयल है उसको कंट्रोल करना है और पेट्रो डॉलर जो है उसको आपने एग्जीक्यूट करना है कि पेट्रो डॉलर का तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त एक मेन चीज़ है जो अमेरिका चाहता है। तो इसराइल इस जंग में क्यों है? इसराइल जो है वो रिप्लेस करना चाहते हैं अमेरिका को। जितनी भी आपकी ग्लोबल रिजीम है जो पावर में है, ठीक है, उनको वो शो करना चाहता है कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर ना भी हो तो हम अमेरिका को रिप्लेस कर सकते हैं। इसराइल अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर। हम जंग लड़ने को भी तैयार हैं, हम मरने मारने को भी तैयार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड वी आर द पावर, जो अल्टरनेटिव पावर है मिडिल ईस्ट के अंदर वो हम है।
और ये इसराइल जो है यहाँ पे दुनिया को दिखाना चाहता है। तो सर ईरान क्या चाहता है? ईरान इस जंग के अंदर क्या चाहता है? ईरान सरवाइव करना चाहता है। ठीक है, ईरान को ये पता है कि मैं जंग जीत नहीं सकता, वो कमज़ोर है। सरवाइव करने के लिए उसके पास जो पावरफुल चीज़ें हैं ना, उसके पास उसकी मिसाइल है, जो उसका मिसाइल सिस्टम है, और जो उसके पास ड्रोन है। ठीक है, अब वो ड्रोन जो वो बनाता है, वो ड्रोन बनाता है तकरीबन 20 से 50,000 डॉलर पर ड्रोन की वो प्राइस है। वो ड्रोन वो जब छोड़ता है उसके ऊपर यूएई के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर, ठीक है, तो उस ड्रोन को हिट करने के लिए वो 1 मिलियन से 2 मिलियन का जो इंटरसेप्टर है वो भेजता है हवा के अंदर। ठीक है, तो आप समझ लें कि ईरान का जो कॉस्ट है वो अगर 20,000 रुपये एंकर है, तो वहाँ से वो 1-2 मिलियन का जो है वो असला उसके ऊपर उसका वेस्ट हो रहा है, उसका खर्च आ रहा है। ठीक है, 1 to 2 मिलियन डॉलर जो है पर मिसाइल का जो है, जो उस ड्रोन को वो मारते हैं ताकि वो गिर के वहाँ पे कोई तबाही ना फैलाए, तो वो हवा में ही उसको इंटरसेप्ट करता है। इट कॉस्ट यूएस से 2 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये 60 रुपये लगा रहे हैं तो वहाँ से 600 रुपये लगा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो अमेरिका को इस वक्त महंगी पड़ रही है, और ईरान सरवाइव करना चाहता है। ईरान को जंग नहीं जीतनी, तो ईरान क्या करेगा? वो सरवाइव करेगा, वो तब तक इस जंग को जारी रखेगा जब तक उसको गारंटी नहीं मिल जाती कि मैं सिक्योर हूँ और मेरे ऊपर दोबारा कोई अटैक नहीं करेगा। और दिस इज़ द ओनली थिंग कि ईरान चाहता है कि आप मुझे ये गारंटी दो कि आप मेरे ऊपर दोबारा अटैक नहीं करोगे। जब तक ईरान को ये गारंटी नहीं मिलती तब तक ये जंग नहीं रुकने वाली। तो सऊदी अरब और यूएई इस जंग में कहाँ खड़े हैं? अच्छा, वो भी सरवाइव करना चाहते हैं। ठीक है, बट उनके पास इतनी ताकत नहीं है, दे आर वीक। ठीक है, उनके पास मिलिट्री पावर नहीं है, उनके पास मिसाइल सिस्टम में इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मुकाबला कर सके, फाइट कर सके। तो सऊदी अरब, इसराइल, कुवैत, कतर, ये सारी कंट्रीज़ क्या हैं कि ये वेट कर रही हैं कि जंग कौन जीत रहा है, और ये जो जंग जीतेगा एंड में वो उसकी साइड पे हो जाएंगे। तो ये अभी वेट कर रहे हैं, सिंपल। सर अमेरिका या ईरान, जंग कौन जीत रहा है? अच्छा, आप हवा से कभी भी जंग नहीं जीत सकते। ठीक है, एयर डोमिनेंस जो है वो यूएस की है, लेकिन वियतनाम के ऊपर 4 साल तक यूएस ने बॉम्बिंग की है, इस इराक के ऊपर की है। आपने जो है वो जर्मन के ऊपर जो है वो बरतानिया ने की है वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, सालों तक वो बमबारी करते रहे, लेकिन वो वहाँ पे कब्ज़ा नहीं कर सके, क्योंकि कब्ज़ा करने के लिए आपने अपने जो ट्रूप्स हैं आपने उनको ग्राउंड पे उतारना है। जब तक आप उनको ग्राउंड पे नहीं उतारोगे, आप ग्राउंड पे नहीं उतरोगे, तो जाहिर सी बात है आप कब्ज़ा कैसे करोगे? बम्बिंग आप बेशक 10 साल करते रहो किसी जगह पे, लेकिन आप उसको इन्वेड नहीं कर सकते, उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकते। ठीक है, यूएस को अपने जो ट्रूप्स हैं, जो अपने फ़ौजी हैं, वो ग्राउंड के ऊपर भेजने पड़ेंगे ये जंग जीतने के लिए, अदरवाइज़ वो ये जंग नहीं जीत सकता। अब ईरान के ऊपर आते हैं। ईरान ने 25 साल तक इस जंग की तैयारी की है। 25 साल तक उन्होंने जो है अपने वहाँ पे बंकर्स बनाए हैं, वहाँ पे ज़ेर ज़मीन मिज़ाइल सिस्टम बनाया है कि वो वहीं से मिज़ाइल जो है वो फायर हो रहे हैं, वहीं से उनकी पूरी ट्रांसपोर्टेशन है। उन्होंने रेल के चैनल्स जो प्रॉपर बनाए हुए हैं। अब वहाँ पे उनकी रेलगाड़ियाँ चलती हैं ज़ेर ज़मीन उन फैक्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे पूरा उनका एक सिस्टम है, और वहाँ तक कोई बम नहीं पहुँच सकता। वो इतना नीचे है कि वहाँ तक अमेरिका का कोई बम जो है वो जितनी भी बॉम्बिंग करे वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो यहाँ पे ये जो बड़ा मसला है वो ये है। 25 साल तक जब ईरान ने तैयारी की है तो उन्होंने हर तरह का वो हथियार बनाया हुआ है जो ज़मीन के ऊपर उतरने की सूरत में जितनी भी उनकी इन्फेंट्री है उनको तबाह कर सकती है। उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास मिसाइल सिस्टम है, उनके फ़ौजी जो हैं वो तैयार हैं इस जंग के लिए। और अमेरिका को पता है कि हम अगर उतर गए वहाँ पे ईरान के अंदर, हमने अपनी ट्रूप्स उतारी, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा जो शायद इराक और वियतनाम से भी और अफ़गानिस्तान से भी बड़ा नुकसान हो अमेरिका के लिए, जो वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मैंने आपको जैसे बताया कि ईरान के पास जो ड्रोन है वो 20,000 से लेके 50,000 डॉलर तक है। वो एक ड्रोन जब फायर करता है तो वहाँ से यूएस जो इंटरसेप्टर भेजता है वो 2 to 3 मिलियन डॉलर का एक इंटरसेप्टर वो भेजता है। इसका मतलब है कि अगर ईरान, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो 60 रुपये लगा रहा है तो वो वहाँ पे 600 रुपये लगा रहा है। अब ये एक बड़ी कॉस्टली जंग है अमेरिका के लिए जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। यूएस के पास इतने इंटरसेप्टर नहीं है, ना वो इतनी जल्दी बना सकता है। जो एक F-35 प्लेन है उनके पास स्टिल्थ,
वो बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए यूएस को 25 साल लगे। तो सवाल ये कि क्या इतनी जल्दी वो अपने इंटरसेप्टर दोबारा से इतनी बड़ी तादाद में बना के फिर आप यूएई को, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को, इसराइल को, इन सब को प्रोवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। 60 to 80% रेशियो है इस वक्त जो ईरान मिसाइल फायर कर रहा है वो वहाँ पे गिर रहे हैं क्योंकि इंटरसेप्टर्स नहीं है। ईरान के जो ड्रोन है वो वहाँ पे क्विकली डेली के बेसिस पे बन रहे हैं क्योंकि वो बनाना उनके लिए इजी है, तो वो जल्दी जल्दी क्विकली वो ड्रोन्स बना के और रोज़ाना जो सैकड़ों की तादाद में वो उनके भेज रहे हैं यूएई, मिडिल ईस्ट, इसराइल के ऊपर, और वो तबाही फैला रहे हैं। तो इसलिए ये जंग किसी भी तौर पे अमेरिका के लिए आसान नहीं है। दूसरी तरफ हम आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे 20% जो इस वक्त ट्रेड है ऑयल का पूरी दुनिया का, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे चल रहा है, जो कि इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। फिर आपकी यमन ने जो है वो रेड सी को क्लोज़ करने की बात की है। अगर यमन रेड सी को भी क्लोज़ कर देता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी बंद है तो फिर सोचें कि दुनिया कहाँ पे खड़ी होगी। तो कोई भी ये जंग अफोर्ड नहीं कर सकता एक लंबे अरसे के लिए, लेकिन अभी देखते हैं कि आगे होता क्या है। अमेरिका ये जंग जीतता हुआ कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका के अंदर से ट्रम्प को सपोर्ट मिलेगी? अमेरिका जब भी किसी ऐसी जंग में कूदा है जहाँ पे उसको नुकसान हुआ है, जैसे वियतनाम को आप ले लें, आप इराक़ को ले लें, आप अफ़गानिस्तान को ले लें, जहाँ पे उसे फ़ौजी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ, उसका पैसा भी लगा है, तो वहाँ पे जो अवामी सपोर्ट है वो मिलना ख़त्म हो गई। ठीक है, वहाँ की जो भी बुश थे या फिर ओबामा थे या फिर अभी ट्रम्प है, तो जहाँ पे भी आप एक कॉस्टली जंग अमेरिका कभी नहीं लड़ेगा और ना उसको सपोर्ट मिलेगी। अभी जो पेट्रोल की जो प्राइस है, ऑयल प्राइसेस जो हैं इस वक्त यूएस के अंदर वो हाई रेट पे हैं, जिसके ऊपर बाइडेन को गवर्नमेंट से निकाला गया। यूरोप के अंदर इस वक्त जो गैस है वो 40 to 60% जो है वो हाई प्राइसेस पे मिल रही है। तो ये एक पैनिक सिचुएशन है जिसको कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। नेटो यूएसए के साथ नहीं खड़ा हुआ, यूरोप नहीं खड़ा हुआ, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है कि ट्रम्प को वो सपोर्ट मिले कि उसके जो अंदर से उसकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के अलावा भी अवाम उनको सपोर्ट करें, ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो सर आप पाकिस्तान का रोल क्या देख रहे हैं इस जंग में? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई जो टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा ने उसके अंदर शिरकत की। तो पाकिस्तान का जो रोल है वो बड़ा मज़बूत है, ठीक है, बड़ा एक पॉजिटिव रोल है और इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है। उसमें जितनी भी सिफारती तौर पे जो कोशिशें हो रही हैं मिडिल ईस्ट के साथ, सारे कंट्रीज़ के साथ भी बात हो रही है। इसके अलावा जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी पाकिस्तान की बात हो रही है। ईरान के साथ 3 से 4 दफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बड़े एक्टिव हैं इसके अंदर। तो ज़ाहिर सी बात है एक मेन रोल इस वक्त पाकिस्तान का ही है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस सिचुएशन के अंदर एक मेन रोल जो है वो प्ले कर सकता है कि इस जंग को कहीं ना कहीं पे रोका जाए। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि ईरान को गारंटी चाहिए और वो जब तक उसको ये गारंटी नहीं मिलेगी कि मेरे ऊपर दोबारा अटैक नहीं होगा, तब तक ईरान इस जंग को रोकने वाला किसी भी तौर पे नहीं है। बहुत मुश्किल है कि ईरान इस जंग को रोके जब तक उसको गारंटी ना मिले। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर अपनी इजारादारी कायम रखना चाहता है। इवन अगर जंग ख़त्म भी हो तो वो किसी भी तौर नहीं चाहता कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उस पर उसकी इजारादारी जो है वो ख़त्म हो। तो ये चीज़ें हैं जो ईरान चाहता है इस टाइम पे, और जब उसको ये चीज़ें मिलेंगी तो तब जो है ये जंग रुक सकती है। क्या अमेरिका ग्राउंड पे अपने फ़ौजी उतार सकता है? अच्छा, ये बात मैंने अभी की भी है, अभी हमारी ये बात डिस्कस हुई कि अमेरिका जो है वो ग्राउंड इन्वेजन उसके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, और वो वाहिद ऑप्शन है उसके पास अगर उसने जंग जीतनी है। लेकिन ये किसी भी तौर पे पॉसिबल नहीं है कि वो ईरान के अंदर, जो ईरान चूँकि इराक़ से 6 गुना एक ज़्यादा बड़ा मुल्क है, ठीक है, 90 मिलियन उसकी आबादी है, तो उसको आप किस तरीके से जाके इन्वेट करोगे? आपको कितने फ़ौजी चाहिए, आपको कितना बजट चाहिए उसके लिए? फिर ईरान के अंदर जाना भी एक बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि उसकी जो जोग्राफियाई तौर पे जो उस जहाँ पे वो है, जो उसकी लोकेशन है वो बड़ी क्रिटिकल है, ठीक है। वहाँ पे जाने के लिए आप अगर समंदर से भी जाते हो तो वहाँ पे भी ईरान के जो मिज़िल्स हैं, वहाँ पे जो माइंस उसने बिछाई हुई हैं, माहम 6 और माहम 7 उसको कहते हैं,
जो अंडर द सी जो उन्होंने सेट किए हुए, तो उसके ऊपर से भी गुजरना किसी भी तौर पे यूएस के लिए आसान नहीं है, ठीक है, वो भी खतरा है। फिर बाहर भी आप अपने अगर ट्रूप्स उतारते हो, ठीक है, आपने उतार भी दिए, लेकिन वहाँ पे फिर आप जंग लड़ोगे। इराक नहीं है, लीबिया नहीं है, ईरान एक फ़ौजी तौर पे एक मजबूत मुल्क है जो आपको किसी भी तौर पे आसानी से जंग तो बिल्कुल भी नहीं जीतने देगा, और ये बात अमेरिका को भी पता है, और मेरे ख्याल में वो ये रिस्क नहीं लेगा। अगर उसने लेना होता तो अब तक वो ले चुका होता, लेकिन ये चीज़ वो जानता है कि वो ग्राउंड पे अपने फ़ौजी उतारना उसके लिए बिल्कुल भी किसी भी तौर पे फ़ायदेमंद नहीं बल्कि तबाही है। सर, क्या होगा कि अगर जंग और तवील हो जाती है इस दुनिया पर, और पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे? अच्छा देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस है, एलपीजी है, आपकी दुनिया के अंदर इस वक्त किल्लत है, यूरोप के अंदर एलपीजी नहीं मिल रही, ताइलैंड के अंदर और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे बहुत किल्लत है इस वक्त, आपको इवन पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, ठीक है। हमारी तो फिर भी चलें ज़रा सिचुएशन डिफरेंट है, एटलीस्ट आपको पेट्रोल मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में, इन कंट्रीज़ में। तो बात यह है कि जितनी ये जंग तवील होगी उतनी ज़्यादा दुनिया मुतासर होगी। आपको वही सिचुएशन है कि आपको कोरोना वाली सिचुएशन अगर आपको याद हो कि वो लॉकडाउन होता था, और वो चीज़ें पाकिस्तान में भी आप देख भी रही हैं, पीएसएल के मैचेस में इन्होंने क्राउड नहीं अलाउ किया। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन की भी बातें हो रही हैं कि 2 दिन, लेकिन वो चले, उन्होंने अभी गवर्नमेंट ने उसको मुहर किया है कुछ अरसे के लिए। तो ये चीज़ें जिस तरीके से अभी बढ़ रही हैं, खुदा न खास्ता अगर जंग नहीं रुकती तो बहुत बड़ी तबाही है। मतलब आपको खाने पीने की चीज़ें भी नहीं मिलनी, ठीक है। आप जो कोविड वाली सिचुएशन है उसको आप भूल जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता ये जंग और तवील हो गई तो दुनिया इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच मिस्टर उमर सानी। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। अमेरिका ईरान जंग की मज़ीद अपडेट्स के लिए द सानी एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।